द सिंपली सपोर्टेड बीम इन द गिवन फिगर इज। क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है जिस पर एक यूडीएल और दो कंसंट्रेटेड लोड लगे हुए हैं। तो रिएक्शन एट आर ए एंड रिएक्शन एट आर बी के बीच का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन एट आर ए एंड आर बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एम जेड अबाउट बी पॉइंट करना पड़ेगा। तो उससे हमारे पास आर ए की वैल्यू आई 6 टन एंड अगर हम टोटल लोड में से आर ए को माइनस करेंगे तो भी आर बी मिल जाएगा। तो टोटल लोड है हमारा 2 × 4 + 5 + 3 8 12 न्यूटन। तो 6 टन अगर आर ए आया है तो आर बी की वैल्यू भी 6 टन है। तो रेशियो हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज डी। Question number 3. A timber beam of rectangular section 100 mm into 40 mm is simply supported at the ends, has a 40 mm into 10 mm steel strip securely fixed at the top surface as shown in figure. The centroid of the equivalent timber beam in this case from the top surface. क्वेश्चन में एक कंपोजिट बीम गिवन है। कंपोजिट बीम वो होता है जिसमें दो मटेरियल को मिलाकर हम एक बीम बनाते हैं, जिसमें नीचे वाला मटेरियल यहाँ पर टिम्बर है, ऊपर स्टील का है। अब क्वेश्चन में जो टिम्बर बीम है उसकी जो विड्थ दी हुई है वो दी हुई है 40 mm एंड डेप्थ दी हुई है 100 mm, और स्टील वाले स्ट्रिप की विड्थ दी हुई है 40 mm एंड डेप्थ दी हुई है 10 mm। तो हमें इक्विवेलेंट टिम्बर सेक्शन का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये होगा कि हमें स्टील को भी इक्विवेलेंट टिम्बर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब स्टील को इक्विवेलेंट टिम्बर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टील की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी मॉड्यूलर रेशोज़ के टाइम से। मॉड्यूलर रेशो स्टील और टिम्बर के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो होगा। तो जब स्टील की हम विड्थ को मॉड्यूलर रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी विड्थ 40 से 40 × 10 होकर 400 हो जाएगी। तो ये एक इक्विवेलेंट टिम्बर सेक्शन हो जाएगा जो कि टी सेक्शन की तरह है। अब हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है तो दोनों पोर्शन को डिफरेंट एरिया में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, A1 एंड A2। तो मैं सबसे पहले A1 इंटू Y1 एक्सट्रीम फाइबर से A1 वाले एरिया की सेंट्रोइड की डिस्टेंस, सेकंड A2 इंटू Y2 दूसरे वाले एरिया की एक्सट्रीम फाइबर से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई A1 + A2। तो जो Y की वैल्यू आई है वो आई है 32.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 4. The simply supported beam B1, B2 have span 2L and L respectively. Beam B1 has a cross section of 1 × 1 unit and beam B2 has a cross section of 2 × 2 unit. These beams are subjected to concentrated load W each at the center of their span. The ratio of maximum flexural stress in the beam is. क्वेश्चन में दो बीम गिवन है जिनके स्पान है 2L एंड L, और जो B1 वाला बीम है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 1 है और B2 वाले बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 2 है। तो और दोनों बीम के सेंटर पर कंसंट्रेटेड लोड W लगा हुआ है। तो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होगी उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और सेक्शन मॉडुलस के लिए। ये इस तरीके से फाइंड आउट होगी कि F डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू M/I। अगर हम F की वैल्यू को मैक्सिमम बना देंगे तो ये हो जाएगा F max इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई I/Y max, और I/Y max को बोला जाता है Z, जो कि होगा सेक्शनल मॉडुलस। तो अगर हम B1 वाले बीम की बात करें तो B1 वाले बीम के लिए सबसे पहले जब Z निकालेंगे, Z की वैल्यू होती है BD²/6। यहाँ पर स्क्वायर सेक्शन है तो BOD इक्वल होंगे तो D²/6, और B1 वाले बीम की जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू वो 1 है तो 1/6, तो B1 वाले का Z हो गया। सेम टाइप से अगर B2 वाले के लिए बात करें तो B2 वाले का क्रॉस सेक्शन 2 × 2 है, तो जब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इसका सेक्शन मॉडुलस हो गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करेंगे तो B वाले सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा WL/4, जहाँ पर B वाले सेक्शन में जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है तो 2 WL/4, और B2 वाले में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा WL/4। अब अगर हम जब इनके मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को डिवाइड करेंगे सेक्शन मॉडुलस से तो B1 वाले में फ्लेक्सुरल
मैक्सिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेस की वैल्यू आई 3 WL, B2 वाले में आई 3 WL/16। इनका जब रेशियो लिया जाएगा तो रेशियो आएगा 16। तो आंसर इज सी। Question number 5. In a simply supported beam shown in the figure, if dimensions AC and BC are doubled, then the bending moment and shear force at C will be such that फंक्शन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लगा हुआ है और एक सेक्शन कट किया है जिसकी मिड वाले जिसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले सपोर्ट से डिस्टेंस है AC और राइट हैंड वाले सपोर्ट से डिस्टेंस है CB। तो ये पूछा गया है कि अगर हम डायमेंशन AC और BC को डबल कर दें तो C वाले सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर हम सबसे पहले शेयर फोर्स एट C सेक्शन की बात करेंगे तो शेयर फोर्स एट C सेक्शन के लिए सबसे पहले सपोर्ट A और B पर रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और सपोर्ट A और B पर जो रिएक्शंस आएगी वो इक्वल होगी क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है। तो टोटल लोड हो जाएगा W इंटू AC प्लस CB और इधर वाले A वाले सपोर्ट पर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी WSCCB डिवाइडेड बाई 2, B वाले पर भी सेम आएगी। तो जब शेयर फोर्स एट C की बात करेंगे तो शेयर फोर्स एट C आएगा रिएक्शन एट A माइनस जितना लोड डाउनवर्ड लगा हुआ है माइनस WSC। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी आ जाएगी RAX माइनस WX²/2। यहाँ पे x की वैल्यू AC है। अब इसको क्लियरली देखने पर हमें पता चल रहा है कि अगर AC और BC को डबल कर दिया जाए तो शेयर फोर्स की वैल्यू तो डबल हो जाएगी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। क्वेश्चन नंबर 6. 3 wires of steel 1 to 3 each having area A support a load W as shown in the figure below. What is the ratio between collapse load and the load corresponding to yielding of one of the wire? क्वेश्चन में एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक रिजिड रॉड है जिस पर W लोड लगा हुआ है और वो 3 वायर से सपोर्टेड है जिसमें से वायर 1 एंड 3 की लेंथ इक्वल है और 2 की लेंथ 1 एंड 3 के कंपैरिजन में हाफ है। तो यहाँ पर हमारी जो कंपेटिबिलिटी होगी डिस्प्लेसमेंट उससे ये पता चल रहा है कि तीनों वायर में इलोंगेशन की वैल्यू सेम होगी। तो जब हम इस कंपेटिबिलिटी को लगाएंगे तो P1 और P3 में जो फोर्स है वो P2 में जो फोर्स आ रहा है उसका 1/2 होगा। अब अगर यील्डिंग की बात आएगी तो वही मेंबर में यील्डिंग पहले होगी जिसमें लोड सबसे ज़्यादा लगा होगा। मतलब P2 वाले में यील्डिंग सबसे पहले होगी। जब P2 में यील्डिंग होगी तो यील्ड के टाइम पर जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू होगी सिग्मा y और अगर फोर्स निकालना है तो सिग्मा y इंटू दी ए। सेम उसी तरीके से P1 P2 में जो फोर्स की वैल्यू है वो P1 P3 में जो फोर्स की वैल्यू है वो P2 वाले के कंपेरिजन में हाफ है। तो जब हम टोटल फोर्स को समेशन करेंगे तो वैल्यू आई 2 सिग्मा YA। अब अगर कॉलैप्स की बात करेंगे तो कॉलैप्स में तीनों वायर्स में जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है वो सेम होगी। तो तीनों वायर्स में जब फोर्स भी होगा वो सेम होगा। तो तीनों वायर का फोर्स है 3 सिग्मा y इंटू दी ए। अब जब इसका रेशियो लिया जाएगा तो रेशियो आ रहा है 3/2। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7. A column ABCD 2y1 into 2y2 of rectangular section carries a load W at Z having the coordinate xy as shown in figure. If the compressive stresses are taken as positive and area A 2y1 y2 4y1 y1 y1 y2 and the moment of inertia about x and y is y being ixx and iyy respectively, then the stress at the corner D is. क्वेश्चन में एक इसेंट्रिक कॉलम दिया हुआ है जिस पर एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी लगी हुई है। उस इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगी डी वाले कॉर्नर पे वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि एक्स के अबाउट कौन सा बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो एक्स के अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा उसकी वैल्यू होगी पी वाई और जो ये तो होगा एम एक्स। एम वाई को अगर हम देखें तो वो होगा पी इंटू वाई वाले डायरेक्शन में जो इसेंट्रिसिटी है वो है एक्स की, तो हो जाएगा पी एक्स। अब जब बेंडिंग मोमेंट की बात होगी तो जो एक्स की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होगी तो एक्स की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए जो न्यूट्रल एक्सिस है वो है एक्स एक्स। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो बनेगा हमारा या कंप्रेसिव, इस डायरेक्शन में टेंशन। जब जेड एक्सिस के अबाउट की बात करेंगे तो जेड एक्सिस के अबाउट जो
वाई एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट लगेगा उसके लिए न्यूट्रल एक्सिस जाएगी ये, और जो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ कंप्रेशन एंड यहाँ टेंशन। तो दोनों ही कंडीशन के लिए डी वाले पॉइंट पर टेंशन जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर, और जो टेंशन है उसको हम लेंगे नेगेटिव और कंप्रेशन को हम लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, जिसमें पी बाई है तो कंप्रेशन शो कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, और बाकी दोनों हमारे नेगेटिव में है। आंसर इज बी। Question number 8. Two bars of different material are of the same size and are subjected to same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio of force:7, then the ratio of modulus of elasticity of the two material is. क्वेश्चन में दो डिफरेंट बार हैं जिनकी साइज और उन पर सेम टेंसाइल लोड लगा हुआ है और उनका मटेरियल भी सेम है। अगर उनके बीच में जो एलोंगेशन है उसका रेशो 4:7 है तो उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में अगर हम डेल्टा की बात करें, जो इलोंगेशन होता है एक्सियल लोड की वजह से, वो होता है PL/E। अब क्वेश्चन में PAE तीनों हमें सेम दिए हुए हैं, ये कांस्टेंट है, तो जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ΔL/L का। अब PL और A हमारे कांस्टेंट है, सॉरी E की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो डेल्टा एल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E है, तो ΔI ΔII का रेशो अगर 4/7 है तो E1/E2 का जो रेशो हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा 7/4। तो आंसर यहाँ पर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी ABC में से कोई भी ऑप्शन 7/4 को सिमुलेट नहीं कर रहा है। तो आंसर इज डी। Question number 15. An initial cross-section area of a clay sample was 15 square centimeter. The failure strain was 25% in an unconfined compression test. The corrected area of the sample at the failure is. क्वेश्चन में इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है क्ले का 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फेलियर में जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू गिवन है 25%। तो सैंपल के फेलियर पर करेक्टेड एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो करेक्टेड एरिया होगा वो होगा N0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन है यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू। जब इसको पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17. The confining pressure and the deviator stress on a triaxial sample are respectively 100 kN per meter square and 300 kN per meter square. What is the normal stress acting on the plane of maximum shear? क्वेश्चन में सॉइल के ऊपर कन्फाइनिंग प्रेशर की वैल्यू 100 kN पर मीटर स्क्वायर गिवन है और डेविएट स्ट्रेस की वैल्यू 300 kN पर मीटर स्क्वायर है। तो मैक्सिमम शेयर वाले प्लेन पर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कन्फाइनिंग प्रेशर जो होता है वो हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, और जो वर्टिकल स्ट्रेस अगर हमें निकालनी जो कि हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो उसके लिए हमें डेविएट्रिक स्ट्रेस में σ3 कन्फाइनिंग स्ट्रेस को भी ऐड करना होगा, क्योंकि कन्फाइनिंग तीनों डायरेक्शन से हो रही है। तो σ3 तो तीनों डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जो डेविएट्रिक स्ट्रेस है जो वो ओनली हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाई है। σ1 हो जाएगा 400 kN पर मीटर स्क्वायर। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वाले प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो आती है दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस का समेशन का एवरेज। तो हो जाएगा 100 + 400 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 250। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18. In a standard Proctor test, 1.8 kg of moist soil was filling the mold volume, जिसका वॉल्यूम है 944 centimeters cube. After compaction, a soil was weighing 23 gram, has taken from mold and over-dried for 24 hours at a temperature 1110 centigrade. Weight of the dry sample was found is 20 gram and G is equal to 2.7. The theoretical maximum value of dry unit weight of the soil so that water content is equal. क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का डेटा गिवन है जिसमें मॉइस्ट सॉइल का 1.8 kg की जो मॉइस्ट सॉइल है उसको एक मोल्ड में फिल किया हुआ है जिसका वॉल्यूम है 944 सेंटीमीटर क्यूब। कंपेक्शन के बाद में जब सॉइल को वेइंग करेंगे तो उसका वेट आ रहा है, सॉइल सैंपल का वेट लिया 23 ग्राम। जब उसको ऑन राइट सैंपल में रखा तो उसके बाद में उसका वेट रिड्यूस होकर 20 ग्राम हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 गिवन है। तो हमें मैक्सिमम
ड्राई यूनिट वेट निकालना है सॉइल का गिवन वाटर कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले तो हमें वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब 23 ग्राम का सैंपल था वो फुली सैचुरेटेड था, आफ्टर 24 आवर जो 20 ग्राम का सैंपल होगा वो हमारा ड्राई सैंपल है, तो जो वाटर कंटेंट होगा वो होगा वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। तो जो वेट ऑफ द वाटर होगा वो होगा सैचुरेटेड माइनस द ड्राई सैंपल डिवाइडेड बाय जो वेट ऑफ द सॉलिड होगा वो होगा हमारा ड्राई वेट ऑफ सॉइल। तो वाटर कंटेंट आया 15%। अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी एस गामा डब्ल्यू वन प्लस ई। यहाँ पर हमें ई की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन जब सॉइल फुली सेचुरेटेड थी उस टाइम जब हम सॉइल का कंपेक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर सॉइल फुली सेचुरेटेड कंडीशन में होती है, तो एस की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो जब रिलेशन है ई का एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, उससे हम ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद में जो हम सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू आई वो ये 18.85, तो आंसर हो जाएगा डी। Question number 22. In a reinforced concrete section, the stress at the extreme fiber in compression is 5.80 megapascal. The depth of neutral axis in the section is 58 mm and grade of concrete is M25. Assuming linear elastic behavior of concrete, the effective curvature of section is। क्वेश्चन में एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 5.8 MPa और न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ एक्सट्रीम फाइबर से गिवन है 58 mm। तो क्वेश्चन में इस कंडीशन के लिए जो कर्वेचर की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो जो कर्वेचर होता है हमारा वो होता है 1/r। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जो इन्वर्स होगा वो हमारा कर्वेचर होता है। तो जो बेंडिंग इक्वेशन है उसका यूज लेंगे। तो बेंडिंग इक्वेशन में सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू हम निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 5000 अंडर रूट FC के, और जो वाई की वैल्यू वो हमें गिवन है 58 mm। तो जब सब डेटा को पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आई 4 इंटू 10 की पावर -6 पर mm। तो कर्वेचर हो जाएगा सी 4 इंटू 10 की पावर -6। क्वेश्चन नंबर 23. A reinforced concrete wall carrying vertical load is generally designed as per recommendation given for columns. The ratio of minimum reinforcement in vertical and horizontal direction is। क्वेश्चन में reinforced concrete wall के लिए मिनिमम रिकमेंडेशन वर्टिकल reinforcement है और हॉरिजॉन्टल reinforcement है, उनका रेशियो पूछा है। तो एज पर IS 456-2000 जो मिनिमम reinforcement इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है 0.0012 एंड 0.0020 डिफॉर्म बार के लिए और 60 mm की बार के लिए। उसके अलावा सभी बार के लिए 0.0015 एंड 0.0025 होगा। तो जब इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो आ रहा है 3/5, तो आंसर इज डी। Question number 27. A reinforced cantilever beam of span 4 meter has a cross section of 115 to 500 mm. If checked for lateral stability and deflection, the beam will। क्वेश्चन में एक बीम का क्रॉस सेक्शन गिवन है और उसका स्पान गिवन है। क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि बीम लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो IS 456 के अकॉर्डिंग जो लेटरल स्टेबिलिटी का जो क्लोज है वो ये बताता है कि जो स्पान ऑफ द बीम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25B और 100B²D ऐसे जो मिनिमम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिसमें जो 25B है उसकी वैल्यू 3750 है और जो 100B²D की वैल्यू 4500 है। तो L जो यहाँ पर हमारा स्पान गिवन है, स्पान की वैल्यू 4000 mm है, लेकिन स्पान की वैल्यू हमारी इन दोनों क्राइटेरिया से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए थी, तो ये लेटरल स्टेबिलिटी में बीम फेल हो जाएगा। सेकंड होगा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन के लिए जो स्पान और डेप्थ का रेशियो है वो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंटिलीवर बीम के लिए यहाँ पर जो स्पैन पे डेप्थ का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 8, तो बीम दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30. A bracket has been attached to flange of a column as shown in the figure. What is the maximum force in the bolt? क्वेश्चन में ये गिवन कंडीशन में हमें बोल्ट में मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं तो उसकी वजह से इन बोल्ट्स में कोई शेयर की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर वाले फोर्स का इफेक्ट नीचे वाला फोर्स ज़ीरो कर देगा, लेकिन इनकी वजह से एक कपल जनरेट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 2P इंटू और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट की वैल्यू आएगी 400P। अब अगर हमें मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना है तो जो फोर्स आएगा मोमेंट की वजह से वो होता है mr डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ r का स्क्वायर। r होता है सेंट्रोइड की रिवेट की सेंट्रोइड से दूरी, जो कनेक्शन का जो सेंट्रोइड है उससे रिवेट की डिस्टेंस। तो जो कनेक्शन का सेंट्रोइड लाई करेगा
वो यहाँ पर गिवन है। कनेक्शन का जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पर गिवन है, और ये अगर हमें ये फाइंड, तो जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस ये है, यहाँ से आता कि डिस्टेंस 30 है, ये वाली 40 है, तो ये हो जाएगी हमारी 50। तो जब इसको पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम फोर्स की वो आ रही है 2p। आंसर इज डी। Question number 38. The maximum permissible deflection for a gantry girder spacing of 6 meter on which an EOT electric overhead traveling crane of capacity 200 kN is operating is। क्वेश्चन में मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उस गैंट्री गर्डर के लिए जिसकी इलेक्ट्रिक की ओवरहेड जो कैपेसिटी वो 200 kN है। तो अप टू दी 500 kN इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन के लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है वो एल बाई 750। एल यहाँ पर स्पान है, स्पान गिवन है 6 मीटर, तो 6000 mm डिवाइडेड बाई 750 से जो डिफ्लेक्शन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 mm। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में एक प्रेशर डायग्राम गिवन है, उसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो जो फर्स्ट है कि ए गेज ऑलवेज मेजर्ड अबव द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये करेक्ट है कि जो भी गेज प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज करके होगा। और बी में लिखा हुआ है एट अ पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये भी सही है। सी में होगा टिपिकल एक्चुअल वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद एलिवेशन इन द एटमॉस्फेयर इज मोर एडियाबैटिक देन आइसोथर्मल, ये भी करेक्ट है। डी वाले में है कि वैक्यूम प्रेशर एट अ पॉइंट इज ऑलवेज मेजर्ड अबव एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो भी वैक्यूम प्रेशर होगा वो ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर होगा और माइनस में मेजर होगा। लेकिन स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे हम जो वैक्यूम प्रेशर होगा, तो वो वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ डी। क्वेश्चन नंबर 58। All minor losses in a 15 centimeter diameter pipe add up to 16 V square upon 2G. What is the equivalent length of a pipeline of same diameter with Darcy's F 0.03 for this condition? क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पाइप फाइंड आउट करना है उस पाइप का जिसमें सारे माइनर लॉसेस की वैल्यू आ रही है 16 V स्क्वायर अपॉन 2G। तो जो इक्विवेलेंट पाइप होगा, इक्विवेलेंट पाइप सेम लेवल ऑफ डिस्चार्ज और सेम लेवल ऑफ हेड लॉस प्रोड्यूस करता है। तो जो हेड लॉस हो रहा है माइनर लॉसेस का 15 सेंटीमीटर डायमीटर, उसको इक्वल कर देंगे जो हम इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर एज्यूम कर रहे हैं। तो जो डायरेक्टली वाइस फेज इक्वेशन होती है एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 DG, इसको इक्वल एच एफ, उसमें एच एफ को इक्वल कर देंगे हम जो 15 सेंटीमीटर डायमीटर में जो गिवन है हमारे पास लॉस। तो इसमें जो लेंथ की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद वो आ रही है 80 मीटर। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 70। द प्लान ऑफ ए सर्वे प्लॉटेड to a scale of 10 meter to 1 centimeter is reduced in such a way that a line originally 10 centimeter long now measured 9 centimeter. The area of reduced plan is measured 81 centimeter square, the actual area of the survey। क्वेश्चन में एक प्लॉट, क्वेश्चन में जो प्लान सर्वे में जो प्लान प्लॉटेड है वो जो ग्राउंड की डायमेंशन 10 मीटर है उसको हमने 1 सेंटीमीटर प्लॉट किया हुआ है। मतलब जो ग्राउंड में जो डायमेंशन 10 मीटर होगी वो प्लॉट में हमारी 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में एक डेटा और गिवन है कि जो प्लॉटेड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है वो श्रिंक होकर 9 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो जो एक्चुअल एरिया जो प्लॉट प्लेन में जो एक्चुअल एरिया प्लॉट में अगर हम मेज़र करेंगे वो अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो एरिया जो साइट पर जो होगा एरिया वो एक्चुअल एरिया कितना होगा। मतलब जो हमारी जो लेंथ थी 10 सेंटीमीटर की, अब वो प्लॉट में 9 सेंटीमीटर हो चुकी है, मतलब श्रिंक हो चुका है। और पूछा गया है कि जो प्लान में 81 सेंटीमीटर का एरिया है, जो प्लॉटेड 81 सेंटीमीटर का एरिया है, उसको अगर हम करेक्ट करने के बाद में अगर साइट पर देखेंगे तो साइट का वो कितना एरिया होगा। तो जो श्रिंक, सबसे पहले ये जो रिड्यूस प्लान एरिया होगा वो हमारा होता है श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर इनटू द एक्चुअल एरिया। श्रिंकेज फैक्टर होता है हमारा श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो श्रंक लेंथ हमारी 9 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो श्रिंकेज फैक्टर हो जाएगा 0.9। अब रिड्यूस प्लान एरिया तो हमारा 81
सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, लेकिन एक्चुअल प्लान एरिया हमारा जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जो सर्वे वाला एरिया है, जो साइट वाला एरिया, वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को स्केल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर को हमने लिया है 10 मीटर के इक्वल। तो जो 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू द 10 का स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज 10 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीटर। तो जो आंसर यहाँ पर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आंसर इज ए। Question number 71. The observed magnetic bearing of a line OE was found to be 185 degree. It was later discovered that station O has a local attraction of plus 15 degree. The true bearing of line OE considering a magnetic declination of 3.5 degree E shall be. क्वेश्चन में एक लाइन है जिसका मैग्नेटिक बेयरिंग गिवन है 185 डिग्री, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जो लोकल अट्रैक्शन है वो 1.5 डिग्री प्लस में है। और जो तो हमें उस लाइन की ट्रू बेयरिंग फाइंड आउट करनी है जिसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट साइड में 3.5 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक बेयरिंग को लोकल अट्रैक्शन के लिए करेक्ट करना पड़ेगा। तो लोकल अट्रैक्शन अगर प्लस में है तो हमें करेक्ट के लिए उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो OE की जो करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग है वो है 183.5 डिग्री। अब अगर हमें ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, तो ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको इन एक्सिस पर प्लॉट किया जाएगा। तो आफ्टर द करेक्शन हमारी लाइन यहाँ पर है, और जो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन है वो इस डायरेक्शन में है 3.5, और यहाँ से जो मेज़र की हुई है वो है 180.5 डिग्री। तो जो ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन होगी वो हो जाएगी ट्रू नॉर्थ से। तो 183.5 में 3.5 को और ऐड करना पड़ेगा। 183.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 187 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा बी। Question number 72. A line of levels has been run from a benchmark of elevation 23.47 meter and ends at another benchmark of elevation 23.50 meter. The sum of the backside is 16.26 meter and that of foreside is 16.29 meter. The closing area is क्वेश्चन में फर्स्ट वाला RL, लास्ट RL और फर्स्ट RL की वैल्यू गिवन है, बैक साइड्स का समेशन और फोर साइड का समेशन गिवन है। तो हमें क्लोजिंग एरिया फाइंड आउट करनी है। तो आइजनफॉल मेथड में जो बैक साइड का सॉल्यूशन समेशन माइनस फोर साइड का समेशन इज इक्वल टू लास्ट RL का समेशन माइनस फर्स्ट RL का समेशन। अगर बैक साइड के समेशन में से फोर साइड का समेशन माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही माइनस 0.03 मीटर। लास्ट RL में से फर्स्ट RL को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही प्लस में 0.03 मीटर। तो जो एरर होगी वो एरर हो जाएगी दोनों को जब माइनस किया जाएगा तो 0.03 में से जब माइनस का 0.03 रिड्यूस किया जा रहा है तो वैल्यू आ रही है 0.06 मीटर। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74. द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज 2500 मीटर क्यूब एंड द वेस्ट वाटर फ्लो इज 25 into 10⁶ liter per day. The detention time in the settling tank is क्वेश्चन में प्राइमरी सेटलिंग टैंक का वॉल्यूम गिवन है, वेस्ट वाटर फ्लो का जो फ्लो है वो लीटर पर डे में गिवन है। तो हमें डिटेंशन टाइम फाइंड आउट करना है। डिटेंशन टाइम वो होता है कि जितने टाइम के लिए हमारा सीवेज टैंक में रहेगा या हमारा जो फ्लो है वो टैंक में रहेगा, वो उसका डिटेंशन टाइम होता है। तो हमें वी की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, और अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे मीटर क्यूब पर सेकंड से तो हमें डिटेंशन टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2500 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाई जो फ्लो है उसको सबसे पहले मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब पर डे में, तो 25 इंटू 10⁻⁻3। तो इससे जो वैल्यू आई डिटेंशन पीरियड की आई है 0.1 डे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आर में चीज़ें पूछी हुई है, तो एक दिन में 24 आवर्स होंगे, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, बट 0.1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर हो जाएगा बी। Question number 83. The compensation grade provided at the curve of radius 60 meter with a ruling gradient of 6% is
क्वेश्चन में 60 मीटर रेडियस के कर्व के लिए कंपनसेटेड ग्रेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो परसेंटेज ग्रेड कंपनसेशन होता है वो होता है 30 + r/r, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसकी वो होती है 75 डिवाइडेड बाई r। अगर r की वैल्यू 45 मीटर से कम है तो कंपनसेटेड ग्रेड होगा 30 + r/r। अगर r की वैल्यू 45 मीटर से ज़्यादा है तो ग्रेड कंपनसेशन होगा 75 डिवाइडेड बाई r। 75 डिवाइडेड बाई r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.25 डिग्री। तो जो कंपनसेटेड ग्रेड हो रहा है वो हो रहा है 6 - 0 1.25 डिग्री, तो 2.5%, तो आंसर हो रहा है 4.75%। आंसर इज बी। Question number 88. What will be the theoretical maximum capacity for a single lane of highway given that speed of traffic stream is 40 km/h? क्वेश्चन में थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है सिंगल लेन हाईवे के लिए जिसमें ट्रैफिक स्पीड है 40 km/h। तो जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो होता है हमारा C = 100 V/s। यहाँ पर V है वैल्यू वेलोसिटी की km/h में, S है मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.2 V + 6। तो यहाँ पर S की वैल्यू आई 14 मीटर। जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है नियरेस्ट टू दी 10 यूनिट्स में 2560 के, तो आंसर इज बी 2860। The answer is B. Question number 96. An outlet irrigated an area of 20 hectare, discharge requirement of 20 mm occurring uniformly in 20 days, neglecting the field losses. क्वेश्चन में एक एरिया है जिसपे जो वाटर की डेप्थ रिक्वायर्ड है वो है 20 mm, और इस एरिया को 20 डेज में अगर हमें इरिगेट करना है तो हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लॉसेस को नेगलेक्ट किया गया, तो सबसे पहले हम टोटल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर निकाल लेंगे, फिर उसको जितने दिन में हमें इरिगेट करना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा एरिया ऑफ फील्ड इनटू द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वो होगा 4 × 10⁶ लीटर। एंड डिस्चार्ज जो हमें फाइंड आउट करना है, तो इतना लीटर का पानी अगर हमें 20 दिन में भेजना है तो जो डिस्चार्ज हो जाएगा पर सेकेंड में, उसके लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, और जो टाइम है 20 डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 86,400 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही है डिस्चार्ज की वो आ रही है 2.315 लीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 99. Identify the false statement for the following pertaining to the effect due to a temperature rise delta T in the bar alone in the plain truss shown below. क्वेश्चन में एक प्लेन ट्रस गिवन है जिसमें BD वाले मेंबर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, उनके लिए स्टेटमेंट गिवन है। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो जब BD वाले मेंबर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने की वजह से जो सपोर्ट्स ये जाएंगे कि ये अपनी पोजीशन में रखा रहे, जिसकी वजह से BD वाले मेंबर में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से BD मेंबर की लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो सपोर्ट्स होंगे BOD वो उसको अपनी पोजीशन में रखने के लिए उसको कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है उसमें गिवन है कि द बार BD विल सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, लेकिन बार BD में कभी टेंसाइल फोर्स नहीं आएगा, बार BD में कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी।